हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? अब हमारी ख़त्म हो चुकी है 6th क्लास की पॉलिटी और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लास 7th की पॉलिटी की। ठीक है, जिसके अंदर हम आज चैप्टर 1 कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, किसके माध्यम से? स्टोरीज़ के माध्यम से। ठीक है, स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, उनको पढ़कर जानेंगे। ठीक है, तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे स्टोरी हमको क्या क्या सिखा देती है। ठीक है, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 इस बुक का नाम है, जिसमें हम चैप्टर 1 आज करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर इक्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा 6th क्लास का मेमोराइज करते हैं। इंडिया जो कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था? कुछ की एलिमेंट देखे थे। ठीक है, कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में पढ़ा था। इक्वालिटी एक ही फीचर होता है किसका? डेमोक्रेसी का, है ना। ये सब हम पढ़ के आए हैं। तो इक्वालिटी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आज हम सिर्फ इक्वालिटी को देखेंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है एक कांता की स्टोरी से। तो ये एक लाइन बनी हुई है जिसमें मंजीत कौर जो कि एक टीचर है, तेजा सिंह जो कि एक ट्रेडर है, ठीक है, और एक गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है, कांता देवी जो कि डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, मतलब जो घरों में काम करती है और डोमेस्टिक वर्कर है कौन? कांता भाई। सुजाता वो भी उन्हीं की तरह क्या है? एक डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है भाई, और कहाँ पे है रे? और आगे हम देख लेंगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये किस लिए खड़े हुए? आप भी क्वेश्चन पुट आएगा कि किस लिए आप हमको बता रहे हो कि ये अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आज का दिन है इलेक्शन। आज के दिन क्या है? इलेक्शन। तो कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता दोनों वेट कर रहे थे किसका? वोट देने का। अब कांता बोलती है सुजाता से, सुजाता कितना अच्छा है ना, हम सब इक्वल है, हमारे पास क्या है? हर एक सिटीजन को इक्वल वोट है हमारी कंट्री के अंदर। देखो जैन साहब भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं। तो सुजाता बोलती है, हाँ बहन तूने तो ठीक बोला, ये तो सही बात है। ठीक है, अब कांता वो बोलती है, सुजाता बोलती है, चलो कांता तुम्हारी टर्न आ गई है। अब वो कांता से पूछती है कि अच्छा आप ये बताओ कि तुम वोट किसको दोगी? तो बोलती है मैं तो सिर्फ उसको वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस करा था कि जो पाइप वाटर है वो वहां तक पहुंचाएगा, कहाँ पे? हमारे एरिया में। तो जिसने ये प्रॉमिस करा था मैं तो उसी रिप्रेजेंटेटिव को, उसी कैंडिडेट को क्या दूंगी? वोट दूंगी। किसने बोला? कांता ने बोला। ठीक है, अब ये हमारी लाइन थी, देख लो। आगे आर्टिस्ट खड़े थे, हाउसवाइफ खड़ी थी, कुछ गवर्नर ऑफिसर थे, मीडिया पर्सन थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब सभी लोग लाइन से खड़े थे। अब अशोक जैन जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन ये सबसे आखिरी में खड़ा हुआ है ना, सबसे लास्ट में है, तो मतलब इक्वालिटी है। इसको इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, ठीक है, सबको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या दिखती है? इक्वालिटी। ठीक है, अब कांता क्या बोलती है कि चलो भाई ठीक है, बाद में मिलते हैं फिर। तो वो साहब को नमस्ते करती है। तो दोनों के दोनों जब जा रहे होते हैं घर पर, तो बोलती है कि मेरी गुड़िया बहुत बीमार है। कौन बोलती है? कांता बोलती है कि मेरी गुड़िया बहुत बीमार है और मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा साहिब के घर पे, उनका पहले मैं काम खत्म करूंगी, फिर मैं उनसे बोलूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दो, और उससे मैं क्या करूंगी? अपनी गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ठीक है, अब वो घर पे आती है तो वो अपनी गुड़िया से बोलती है कि बेटा अब तुम थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो तो मैं तुमको शाम को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ठीक है, अब इतना कह के वो चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो वो देखती है कि गली में ना बहुत, जो उनकी बस्ती है जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पे बहुत गंदगी है। वो बोलती है मेरी बेटी की तबीयत इसी वजह से खराब होती है क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं होती, बहुत गंदगी। अब गंदगी की वजह से इतना डस्ट है तो मेरी बेटी क्या हो जाती है? बार बार बीमार हो जाती है। ठीक है, अब यही सोचती है। अब वो सोचती है कि अब देखो मेरी बेटी बीमार हो जाती है, लेकिन जो साहिब है उनके वहाँ पे तो सफाई रहती है, तो उनके बच्चे तो नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे एक अनइक्वालिटी देखती है। फिर उसके बाद जब ये सफाई कर रही होती है कांता, तो उसकी जो साहिब थे उनकी वाइफ बोलती है कि
प्रॉपरली कॉर्नर तक भी साफ करो, वो क्या बोलती है, कॉर्नर में भी साफ करो, ठीक है। अब जो कांता है वो बोलती, कांता फिर एडवांस की बात करती है, तो जो साहिब की वाइफ थी वो बोलती है लो ये तुम्हारा एडवांस है, लेकिन एडवांस लेने की आप हैबिट मत बनाना, ठीक है। कांता बोलती है नहीं मैडम, वो क्या बोलती है, नहीं। अब उसके बाद वो कांता जो होती है आती है इवनिंग के टाइम पर, वो अपनी बेटी को कहाँ पे लेके जाती है, हॉस्पिटल लेके आती है। अब वो याद कर रही है सुबह का टाइम, वो सोचती है कि जिस तरीके से हम सुबह सारे के सारे लोग लाइन में खड़े हुए थे, है ना, वोटिंग के लिए हम सभी के सभी क्या खड़े हुए थे, लाइन में खड़े हुए थे, वहां पर कोई अनइक्वालिटी नहीं थी। लेकिन अगर साहिब का बच्चा बीमार होगा वो भी हमारी तरह लाइन में खड़ा होगा, नहीं, यही है अनइक्वालिटी। यहाँ पर बात की जाती है कि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें क्या कर दिया गया है, हमें राइट टू वोट तो दे दिया गया है, गवर्नमेंट ने तो दे दिया है, लेकिन और भी काफ़ी ऐसे मल्टी डायमेंशन वे है कि इसके इक्वालिटी के, ठीक है। आपने एक तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी है, लेकिन और भी काफ़ी स्पेयर है जिसके अंदर आज भी लोग फेस करते हैं क्या, अनइक्वालिटी, ठीक है। तो यही था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अदर काइंड ऑफ अनइक्वालिटीज, और किस किस तरह की इक्वालिटी होती है, सॉरी अनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी। तो कांता जैसे काफ़ी लोग हैं डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर जिनके पास राइट टू वोट तो है, माना, लेकिन उनको आज भी इक्वल नहीं माना जाता क्योंकि वो गरीब है, ठीक है। तो आज भी उनको क्या माना जाता है, अनइक्वल, काफ़ी अलग अलग वे से, उनके कल्चर को लेकर, उनके रीजनल को लेकर, ठीक है, आज भी उनको अनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा जो कॉमन फॉर्म है ना इंडिया के अंदर अनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम सबको पता होगा, है ना, कास्ट सिस्टम सबको पता है। अब कास्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि उसके कास्ट में क्या होता है कि हर एक इंसान को उसके बाय बर्थ पर ही क्या कर दिया जाता है, उसके वर्क को उसको बता दिया जाता है कि जैसे कोई टीचर है उसका बच्चा भी टीचर होगा, ठीक है। अब कास्ट के अंदर सबसे बड़ा होता है मैरिज का, कि तुम अपनी कास्ट के अंदर ही क्या करोगे, मैरिज करोगे, ठीक है। कोई कितना ही पढ़ लिख लिया हो, कोई कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन उसको अब यहाँ पे आ जाती है कि इसकी कास्ट के बाद, मैरिज के टाइम पे कास्ट की बात आती है। अब जो फैमिली है वो क्या सोचती है कि क्या करना है, कास्ट के अंदर ही शादी करनी है। तो इससे माइंडसेट पता चलता है कि कैसे आज भी लोग हैं वो दूसरी कास्ट को अपने से ऊपर या अपने से नीचे समझते हैं, है ना, अपने से ऊपर और अपने से नीचे समझते हैं। तो कास्ट सिस्टम आज भी क्या है हमारी कंट्री के अंदर हमको दिखता है। बेसिक लोगों को क्या दिया है, राइट टू वोट दिया है। तो हम एक वाल्मीकि की कहानी से समझते हैं कास्ट सिस्टम क्या होता है। तो ये एक दलित राइटर थे जिनकी एक बुक है जूटन, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वाल्मीकि की एक फेमस बुक बताओ, ठीक है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है तो उसका नाम है जूटन, ठीक है। अब ये यहाँ पर अपने जो इन्होंने अनटचेबिलिटी के नाम पर जितने भी इन्होंने क्या अनइक्वालिटी फेस करी अपनी लाइफ में, तो इस बुक में ये लिखते हैं। ये बताते हैं कि मैं जब स्कूल जाता था, छोटा सा था, तो मेरे को पता है क्या किया जाता था, स्कूल में मैट बिछाते हैं ना, तो ऐसे सभी बच्चों को मैट पर बैठा दिया जाता था, लेकिन मुझे बिल्कुल कोने में बैठाया जाता था। और मेरे जहाँ पर मैं बैठता था वहाँ पर तो बैठ रहता ही नहीं था, तो वो बताते कि मैं नीचे फ्लोर पे बैठकर पढ़ाई करता था, या फिर कभी कभी तो मुझे गेट पर बैठा दिया जाता था, ठीक है, जो कि मेरा जो ध्यान है वो क्लास में ना रहे, बाहर रहे, ठीक है। तो बताते कि जब मैं 4th क्लास में था तो मेरे जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या कराया था, पूरा स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड साफ कराया था, ठीक है। वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे कोई रीज़न नहीं बताया कि किस लिए मुझे क्या करा जा रहा है, मतलब क्यों सफाई करी जा रही है। इसलिए नहीं कि साफ सफाई नहीं करानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि वो दलित कास्ट थे, उनके कास्ट को लेकर उन्होंने उससे पूरा स्कूल साफ कराया था, ठीक है। और बताता है कभी कभी तो मुझे बिना रीज़न के पीट दिया करते थे, कौन, मेरे हेडमास्टर। तो बताते कि देखो बचपन मैंने कितना सब कुछ फेस करा है अपनी लाइफ में। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उसके पिताजी आते हैं और वो देखते हैं कि उसके बच्चे से सफाई वगैरह कराई जाती है। तो उसके पिताजी उसके हेडमास्टर से बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ना कि सफाई कराने के लिए। तो फिर ये सारी बातें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा स्टोरी के माध्यम से कि कैसे जो हमारे वाल्मीकि है वो फेस करते हैं क्या,
अनइक्वलिटी किसके बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, है ना। अब एक और दूसरी एक और कहानी है मिस्टर एंड मिसेस अंसानी की। अब ये क्या है, ये दोनों, अब आपने देखा होगा, चलो मान लिया कि गांव का इलाका है, उन्होंने फेस कर लिया होगा क्या, कास्ट सिस्टम में थोड़ा सा अनइक्वलिटी चल गया होगा गांव का। लेकिन आप सोचोगे कि शहर में तो ये नहीं होता, है ना, हम भी तो शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी किसी भी कास्ट को हमको मैटर नहीं करता, है ना। लेकिन हम शहर में भी क्या होता है, कास्ट को लेकर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे, मिस्टर और मिसेस अंसानी की कहानी से हमें पता चलेगा। ये दोनों के दोनों सिटी में आते हैं और ये रेंट पर घर ढूंढते हैं। ये एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर करते हैं। अब इनको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो प्रॉपर्टी डीलर इनको पहला घर दिखाता है जो कि इनको पसंद भी आ जाता है, ठीक है। अब जो घर का हेड था वो आता है, जो ओनर है वो आता है और वो पूछता है कि अच्छा आप मुझे ये बताइएगा आप कास्ट किससे हो, ठीक है। तो अपनी कास्ट बताते हैं मुस्लिम है। तो वो बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजन के, ठीक है, बिना किसी रीजन से उनसे मना कर देता है। और फिर वो एक्सक्यूज देता है, वो एक्सक्यूज बताता है कि तुम लोग मीट खाते हो और जो जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं रेंट पर, वो पसंद नहीं करते कि यहाँ पर कोई भी लोग मीट खाए, ठीक है। यहाँ पर सब जो है वेजिटेरियन है। लेकिन हमारे मिस्टर अंसारी को खुशबू आ रही थी उस टाइम पर किसकी, मछली की, ठीक है। वो देखते कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि मीट खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन उनकी कास्ट को लेकर क्या कर दिया जाता है, एक एक्सक्यूज दे दिया जाता है ना। तो फिर मिस्टर अंसारी जो है, अंसारी से जो प्रॉपर्टी डीलर है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि तुम ना एक काम करो, तुमको ऐसे घर नहीं मिलेगा। फाइनली वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उनको काफ़ी ऐसे घर दिखाए जाते हैं, लेकिन वो उनके कास्ट को लेकर उनको घर नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि आप एक काम करो, आप ना अपना सरनेम चेंज कर लो, आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार लगा लो। अब अंसारी को ये बहुत बुरा लगता है, वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं भाई मैं क्यों करूँ, है ना। अब ये चीज़ क्या होती है, उसकी डिग्निटी को हार्म कर दिया, ठीक है। अब रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है, ये क्या होता है, डिग्निटी होती क्या है, ठीक है। जिस तरीके से उसकी डिग्निटी, अब डिग्निटी क्या होती है हम समझेंगे, ठीक है। जब हम किसी पर्सन के साथ गलत व्यवहार करते या फिर अच्छा ट्रीट नहीं करते, इक्वल ट्रीट नहीं करते, तो उसकी डिग्निटी को हार्म होता है। आत्म जो होती है ना, आत्म गौरव, ठीक है, उसके गौरव को क्या होता है, हार्म होता है, ठीक है। तो उसको क्या लगने लगता है, उसको ऐसे लगने लगता है कि सभी लोग मेरे साथ अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, तो मतलब मैं इक्वल हूं ही नहीं, ठीक है। जो उसका आत्मविश्वास होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है, वो अपने आप को नीचा समझने लगता है, ठीक है। तो ये होती है डिग्निटी, उसको अपनी डिग्निटी पर हार्म होता है। तो ऐसे ही मिस्टर अंसारी के जैसे और वाल्मीकि के साथ काफी ऐसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है और उनकी जो डिग्निटी है उनको हार्म होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक इंडिया। अब एक इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के अंदर, इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर इक्वालिटी है या नहीं है तो कहाँ पर है, ठीक है। अगर हम देखें है तो कहाँ पर है, इक्वालिटी कहाँ पर है, तो इंडिया का अगर हम संविधान खोले वहां पर हर एक पर्सन को इक्वली माना गया है, वहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है हर एक पर्सन को क्या, इक्वली, ठीक है। कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, कोई भी ट्राइब हो, कोई सी आप अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखो, आपने PhD कर रखी है, डज नॉट मैटर, ठीक है। आप किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग क्या है, इक्वल है, ठीक है। किसके अंदर, इंडिया के अंदर। पहले क्या था, पहले चलता था कास्ट सिस्टम, तो पहले कोई लॉ नहीं था जिनके साथ कोई ऐसा कानून नहीं था कि किसी के साथ अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो उनको बचाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर है, कहाँ पर है, अब देखने वाले हम। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हर एक पर्सन को क्या, इक्वली ट्रीट किया जाता है। पहला तो बोला जाता है कानून की नज़र में हर एक पर्सन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वो कांता हो या फिर वो प्रेसिडेंट हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर किसी पर्सन के साथ उसकी रिलीजियस, उसकी रेस, उसके कास्ट को लेकर क्या हो रहा है, उसके बर्थ ऑफ प्लेस को लेकर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, तो उसको उससे बचाया जाएगा, ठीक है। और थर्ड,
कि हर एक पर्सन क्या करेगा, हर एक पर्सन जो पब्लिक प्लेस है, रोड है, उसका इक्वली असेस करेगा। ठीक है, कोई भी टेम्पल है तो आप गवर्नमेंट की वहां पर पब्लिक प्लेसेस में जाकर ये नहीं बोल सकते कि ये तो मेरा है, तुम तो लोअर कास्ट के हो, तुम तो यहाँ पर नहीं आ सकते रोड पर, मैं ही अपनी गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जूते पड़ेंगे फिर। ठीक है, फोर्थ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत जो पहले चलता था ना कि तुम तो छोटी कास्ट के हो, हम तुमको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये ना खत्म हो चुका है। ठीक है, अबॉलिश हो चुका है। अगर कोई ऐसा करेगा ना तो फिर वही सेम बात, जूते पड़ेंगे। ठीक है, जूते तो नहीं, आपको कानून बताएगा फिर। ठीक है, तो ये सब नहीं करना था। ठीक है, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जो ये इक्वलिटी दी गई है, ये कैसे दी जाती है? पहला तो लॉ के थ्रू, कानून में डाला जाता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर ऐसा होगा, और ये सब नहीं करने का। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम, कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम लेके आती है जो कि इक्वलिटी प्रोवाइड करती है हर एक सिटीजन को। अब आप बोलोगे स्कीम कैसे करती है, प्रोग्राम कैसे करती है, गवर्नमेंट कैसे करती है? अब देखते हैं हम कैसे करती है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो अपॉर्चुनिटी देती है हर एक पर्सन को। ठीक है, हर एक पर्सन को आगे आने के अपॉर्चुनिटी कौन देती है? गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन। तो हम एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, मिड डे मील स्कीम, जो कि पहली बार तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस करी थी 2001 के अंदर। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब इस प्रोग्राम को 6 मंथ के अंदर हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी हर एक स्कूल के अंदर। ठीक है, अब ये मिड डे मील स्कीम क्या थी, इसके अंदर आपको दोपहर में लंच मिलता है स्कूल के अंदर ही, हर एक स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में काफी पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगे थे। वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं? पहला तो ये जो कास्ट प्रेजुडिस बने हुए थे पहले से, ये लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, क्योंकि हर एक कास्ट का बच्चा स्कूल में आकर एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। ठीक है, वही खाना लोअर कास्ट का, वही खाना अपर कास्ट का। तो पहले जो प्रीजजेस बने हुए थे वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहे थे, है ना। कहते हैं ना, एक साथ बैठकर खाते तो प्यार बढ़ता है, तो ऐसे ही इन सभी कास्ट का क्या हो रहा था, जो पहले से धारणाएं बनी हो रही थी वो खत्म हो रही थी। ठीक है, दूसरा जो हंगर था, ठीक है, जो भूखमरी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। पुअर स्टूडेंट जिनके पास खाने के लिए नहीं था वो धीरे धीरे स्कूल आना स्टार्ट कर रहे थे कि राशन मिलेगा भाई, स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी था कि इससे हंगर कम हो रहा था। तीसरा, जो इंक्रीज हो रही थी इक्वालिटी की, किसकी? अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही थी। क्या? अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की, हर एक पर्सन को क्या करा जा रहा था, इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। कहाँ पर? स्कूल के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा एक स्कीम कैसे हेल्प करती है, क्या? इक्वलिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से इश्यूज आते हैं किसको, एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इक्वलिटी को लेकर क्या क्या इशू है। अब तक हमने इंडिया के अंदर पढ़ा, कास्ट सिस्टम चलता है, अंसारी की कहानी देखी, वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ी, है ना, और फिर उसके बाद हमने अपनी इंडिया का वो देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर गिवन है। अब आपको बताना है कौन से आर्टिकल से लेकर राइट टू इक्वलिटी के अधिकार की बात की जाती है, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर गिवन है, बताना है ये मेरे को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज के अंदर, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनके अंदर भी इशू है इक्वलिटी का। देखते हैं, इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया ही स्ट्रगल नहीं कर रहा इक्वलिटी को लेकर, और भी काफी कंट्री है, जैसे कि यूएसए, जिसको सबसे पहले क्या मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी, जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो गई थी, उसने भी स्ट्रगल करा किसको लेकर, इक्वालिटीज को लेकर। अब इन्होंने कैसे लिखा, देखो पहले क्या होता था, पहले जो कॉलोनी बनी हुई थी तो एक कंट्री के जो लेबर होते थे उनको दूसरी कंट्री में जाकर काम कराया जाता था। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अफ्रीका के जो पर्सन थे, उनको अफ्रीका के जो लोग थे उनको अमेरिका लेकर गए। ठीक है, अब वो वहीं जाकर सेटल हो गए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सुबह के टाइम पर वो अफ्रीका से निकल रहे हैं, ठीक है, और सुबह शाम को वो अफ्रीका से निकल रहे हैं और अमेरिका पहुंच गए, शाम को उल्टा आ जाएंगे, नहीं, वो धीरे धीरे वहीं पर जाके सेटल हो गए। अब उनके जो पूर्वज थे, जो उनके दादा थे, वो तो अफ्रीका में रहते थे, है ना, रहते थे ना, लेकिन अब जो उनके बच्चे के बच्चे होंगे वो तो अमेरिका में ही होंगे ना, है ना।
तो उनको क्या करा जा रहा था, उनको इक्वल ट्रीट नहीं करा जा रहा था, ठीक है। लॉ भी जो वहाँ का कानून था वो उनको इक्वल नहीं मानता था, बोलते हैं ये अफ्रीका के हैं, ये तो माइग्रेट होकर आए हैं, ठीक है। तो एक कहानी है किसकी, रोजा पार्क की। रोजा पार्क जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है, जिनके पूर्वज अफ्रीका के थे, लेकिन वो रहती कहाँ पे थी, अमेरिका में, ठीक है। अब क्या होता है, ये काफी थकी हुई होती है, पूरे दिन काम करके आती है, बेचारी बहुत थकी थी। अब क्या होता था अमेरिका में कि जो व्हाइट पर्सन होते थे, जो व्हाइट मैन होते थे, उनको पहले तो आगे बैठाया जाता था सीट पर। बसेस जो प्राइवेट पब्लिक बसेस होती है उनके अंदर क्या होता था कि जो व्हाइट पर्सन होते थे उनको आगे बैठाया जाता था, ठीक है। और जो ब्लैक पीपल होते थे वो या फिर पीछे बैठेंगे लास्ट वाली सीट पर, या फिर वो खड़े रहेंगे, ठीक है, उनको बैठने का अधिकार नहीं था। अब रोजा पार्क काफी थकी हुई थी, अब वो क्या करती है, वो सीट पे बैठ जाती है। एक वाइट मैन आता है, वो उनसे खड़े होने के लिए बोलता है, वो मना कर देती है। अब यहीं से क्या होता है, अब यहीं से चिंगारी उठती है, ठीक है। किसके अगेंस्ट, जो ये अनइक्वालिटी फेस कर रहे थे, बोलते हैं अरे भाई हमारे परदादा आए थे, हम तो यहीं पे रह रहे हैं ना, ठीक है। अब वो उसके अगेंस्ट क्या होती है, उसके अगेंस्ट अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिस मूवमेंट का नाम था सिविल राइट मूवमेंट। कि जो यहाँ के सिटीजन है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको राइट चाहिए भाई, इसको लेकर मूवमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को राइट दे दी जाती है कब, 1964 के अंदर। और हर एक पर्सन को उसका रेस, उसका रिलीजियस को लेकर क्या करा जाता है, बचाया जाता है कि अब कोई भी पर्सन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो अमेरिका में भी आज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वहां पर भी लोगों को क्या कर दिया गया है, राइट दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है कि हमने देखा कि इंडिया के अलावा भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा है, एक अनइक्वलिटी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस। पहले तो है कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर कंप्लीट डेमोक्रेसी मिली हो, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी पर्सन को अगर आपको कोई भी एक चॉकलेट दे और आपका मन करेगा कि मेरे को एक और खानी है, फिर एक और खानी है, एक और खानी है, तो आपकी जो विशेष है ना वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको आज एक राइट मिली है ना, तो आप अपने दूसरे अधिकार की बात करोगे, ठीक है। अब धीरे धीरे आप जब तक पूरे अधिकार नहीं पालोगे ना, तो आप अपने क्या करते रहोगे, मांग करते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, आज के टाइम पर भी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कंप्लीट डेमोक्रेटिक है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल ट्राई करता है कि वो अपने आइडिया है जो डेमोक्रेसी के, उनको बढ़ाता है और अपना रिकॉग्नाइज करता है क्या, कि मेरे को इक्वलिटी मिले किसके अंदर, हर एक स्पेयर के अंदर, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे